इवेंट्स बिटवीन नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिस्कस किया था। यह भी जाना था कि 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद इस आंदोलन को ऑफिशियली एंड कर दिया गया था। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या एक्टिविटीज रहती हैं? फ्रीडम स्ट्रगल को यहां से आगे ले जाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रो चेंजर्स वर्सेस नॉन चेंजर्स डिबेट। दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फरवरी 1922 में खत्म हो जाता है और मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट करके 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद कांग्रेस में एक डिबेट शुरू हो जाती है। यह डिबेट थी प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच में। होता यह है कि कांग्रेस में दो फैक्शंस बन जाते हैं। एक फैक्शन चाहता था कि गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को ही कंटिन्यू किया जाए। गांधी जी की कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में खादी को प्रमोट करना, अनटचेबिलिटी के रिमूवल पर काम करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को स्ट्रेंथन करना जैसी एक्टिविटीज शामिल थीं। इस फैक्शन को नो चेंजर्स ग्रुप बोलते हैं। इसको लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी। और दूसरा फैक्शन चाहता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बॉयकॉट छोड़कर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाए। इस ग्रुप को प्रो चेंजर्स का नाम दिया जाता है। इसके लीडर्स सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू थे। इनका मानना था कि लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनकर उसको एक्सपोज करना चाहिए कि कैसे वो सिर्फ दिखावे के लिए बनी है। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू अपना ये प्रपोजल दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया सेशन में रखते हैं। इस प्रोग्राम को आइदर मेंडिंग और एंडिंग द काउंसिल्स नाम दिया जाता है, लेकिन नो चेंजर्स ग्रुप के ऑपोजिशन की वजह से इनका प्रपोजल हार जाता है। इसके फेवर में सिर्फ 890 वोट्स पड़ते हैं, जबकि अगेंस्ट में 1748। इसके बाद दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस में अपनी रिस्पेक्टिव ऑफिसेज से रिजाइन कर देते हैं और 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। दास इस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं और नेहरू सेक्रेटरी। इस तरह कांग्रेस का दो फैक्शंस में टूटना 1907 की सूरत स्प्लिट की यादें ताजा कर देता है। लेकिन इस बार कांग्रेस को स्प्लिट होने से बचा लिया जाता है, क्योंकि यहां दोनों ही फैक्शंस को अच्छी तरह पता था कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्हें यूनाइट रहने की जरूरत है। नो चेंजर्स के साथ ही स्वराजिस्ट भी समझते थे कि मास मूवमेंट के थ्रू ही उनकी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं और इसके लिए उनका एक रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोनों ग्रुप्स के लीडर्स गांधी जी की लीडरशिप को जरूरी मानते थे। इसलिए सितंबर 1923 के दिल्ली कांग्रेस सेशन में काउंसिल एंट्री के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा को सस्पेंड कर दिया जाता है और कांग्रेस के मेंबर्स को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल जाती है। नवंबर 1923 में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस होते हैं। स्वराजिस्ट्स को इलेक्शन की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिल पाता है, लेकिन फिर भी इलेक्शंस में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 इलेक्टेड सीट्स में 42 सीट्स पर इनकी जीत होती है। इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंसेस में भी इन्हें क्लियर मेजॉरिटी मिलती है। बंगाल में ये लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरते हैं और बॉम्बे और यूपी में भी इनका रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। इलेक्शंस जीतने के बाद स्वराज पार्टी की क्या अचीवमेंट्स रहती हैं, उनको भी जानते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ स्वराज पार्टी। दोस्तों, काउंसिल्स का मेंबर रहते हुए स्वराज पार्टी के फॉलोइंग अचीवमेंट्स रहे थे। सबसे पहला अचीवमेंट था कि अपने कोalition पार्टनर्स के साथ मिलकर कई मौकों पर ये लोग गवर्नमेंट को आउट वोट करने में कामयाब रहते हैं। काउंसिल्स के अंदर ये लोग सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे मुद्दों पर पावरफुल स्पीचेस के थ्रू अपनी बात रखते हैं। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव के स्पीकर के रूप में विट्ठल भाई पटेल को इलेक्ट करने में कामयाब होते हैं। 1928 में ये लोग पब्लिक सेफ्टी बिल को हरा देते हैं। ये बिल गवर्नमेंट कम्युनिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए लेकर आई थी। मॉन्टफोर्ड स्कीम के खोखलेपन को एक्सपोज करने का काम भी करते हैं और ऐसे समय में जब नेशनल मूवमेंट अपनी स्ट्रेंथ वापस पाने की कोशिश कर रहा था, ये अपनी एक्टिविटी से पॉलिटिकल वैक्यूम फिल करते हैं। ये लोग दिखा देते हैं कि काउंसिल्स को क्रिएटिवली भी यूज किया जा सकता है। दोस्तों,
इसी बीच फरवरी 1924 में हेल्थ ग्राउंड्स पर गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है और नवंबर 1924 में गांधी जी और दास एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन करते हैं। इसमें कहा जाता है कि स्वराज पार्टी लेजिस्लेचर्स में कांग्रेस के बिहाफ पर और उसका इंटीग्रल पार्ट रहकर ही काम करेगी। इसके बाद दिसंबर में कांग्रेस के बेलगाम सेशन में इस डिसीजन को एंडोर्स किया जाता है। ये कांग्रेस का अकेला ऐसा सेशन था जिसे गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। लेकिन अब धीरे धीरे स्वराज पार्टी भी कमजोर पड़ने लगती है। वो कैसे, आइए समझते हैं। लिमिटेशंस एंड डिक्लाइन ऑफ स्वराज पार्टी। दोस्तों, 16 जून 1925 को सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। अपने फाउंडर लीडर को खोने के बाद स्वराज पार्टी कमजोर होने लगती है। पार्टी के कुछ मेंबर्स पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाते। इस तरह पार्टी रैंक्स में करप्शन भी देखने को मिलता है। कोalition पार्टनर्स के साथ भी मतभेद शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही कम्युनल इंटरेस्ट भी पार्टी में एंटर कर जाते हैं। स्वराज पार्टी रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में डिवाइड हो जाती है। रिस्पॉन्सिविस्ट में लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर जैसे लीडर्स आते थे। ये लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया जाए और जहां भी संभव हो ऑफिस होल्ड किया जाए। इसके अलावा ये लोग सो कॉल्ड हिंदू इंटरेस्ट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इस तरह स्वराज पार्टी का डिवीजन शुरू हो जाता है और मेन लीडरशिप मार्च 1926 में लेजिस्लेचर से खुद को विड्रॉ कर लेती है, जबकि स्वराजिस्ट्स का एक सेक्शन 1926 के इलेक्शन में खड़ा होता है। लेकिन इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहता। सेंटर में ये 40 सीट्स जीत लेते हैं, लेकिन यूपी, सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब में बुरी तरह हार जाते हैं। 1930 में लाहौर कांग्रेस रेजोल्यूशन के बाद स्वराजिस्ट्स फाइनली लेजिस्लेचर से वॉकआउट करते हैं। इस तरह काउंसिल एंट्री का ये पहला एक्सपेरिमेंट 10 साल तक चलता है। ये आईएनसी और उनके मेंबर्स को बड़ी सीख देके जाता है। इस बीच नो चेंजर्स की क्या एक्टिविटीज रहती हैं, आइए ये भी जानते हैं। कंस्ट्रक्टिव वर्क बाय नो चेंजर्स। दोस्तों, जिस समय स्वराजिस्ट्स काउंसिल्स में अपनी स्पीचेस से ब्रिटिश रूल को एक्सपोज करने में लगे थे, उस समय नो चेंजर्स अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क से मासेस के साथ कनेक्शन बना रहे थे। ये लोग अलग अलग जगह आश्रम्स की स्थापना करते हैं जहां खादी और चरखा को प्रमोट किया जाता है। इसके साथ ही नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस भी सेटअप करते हैं जहां स्टूडेंट्स को नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम यूनिटी और अनटचेबिलिटी के रिमूवल के प्रयास भी इनके द्वारा किए जाते हैं। फॉरेन क्लॉथ और लिकर का बॉयकॉट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्लड के टाइम लोगों तक मदद पहुंचाने का काम भी करते हैं। इस तरह कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स आने वाले सिविल डिसोबीडियंस के लिए एक्टिव ऑर्गेनाइजर्स का काम करते हैं। दोस्तों, इस तरह नेशनल मूवमेंट के पैसिव फेज में स्वराजिस्ट्स और नो चेंजर्स अपने अपने तरीके से एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। जल्दी ही दोनों ग्रुप्स के फिर एक साथ आने का मौका भी आ जाता है और यह मौका आता है साइमन कमीशन के रूप में। आइए समझते हैं साइमन कमीशन और इस मौके को भी। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन एंड इंडियन रिस्पॉन्स। दोस्तों, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रोविजन था कि गवर्नेंस स्कीम की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए और नए स्टेप्स का सुझाव देने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन अपॉइंट की जाएगी। इस प्रोविजन के तहत 8 नवंबर 1927 को, यानी शेड्यूल से 2 साल पहले ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन सेटअप करती है। ये एक ऑल व्हाइट 7 मेंबर कमीशन थी जिसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे। इसलिए इसे पॉपुलरली साइमन कमीशन कहा जाता है। कमीशन को सुझाव देना था कि क्या इंडिया फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए तैयार है और अगर हां तो ये रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए। इंडियन लीडर्स इस बात से बहुत नाराज होते हैं कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था और फॉरेनर्स डिसाइड करेंगे कि इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट के लिए फिट है या नहीं। इसे सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल का वायलेशन समझा जाता है और इंडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट को जानबूझकर इंसल्ट करने का एक तरीका। कांग्रेस दिसंबर 1927 के मद्रास सेशन में कमीशन को हर स्टेज और हर फॉर्म में बॉयकॉट करने का डिसीजन लेती है। कांग्रेस के इस डिसीजन का सपोर्ट हिंदू महासभा के लिबरल्स, मुस्लिम लीग का मेजॉरिटी फैक्शन भी करता है, लेकिन पंजाब की यूनियन पार्टी
और साउथ की जस्टिस पार्टी इस बॉयकॉट को सपोर्ट नहीं करती। 3 फरवरी 1928 को कमीशन बॉम्बे में लैंड करती है। उस दिन पूरे देश में हड़ताल और मास रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। कमीशन का स्वागत हर जगह काले झंडे दिखाकर साइमन गो बैक के नारे से किया जाता है। साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में यूथ लीडर्स एक्टिव रोल निभाते हैं। जगह जगह यूथ लीग्स और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस यूथ के लीडर्स बनकर उभरते हैं। पूरे देश में प्रोटेस्ट का माहौल बन जाता है। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाने लगती है। अक्टूबर 1928 में पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय की कंडीशन सीरियस हो जाती है और 17 नवंबर 1928 को शेर पंजाब अपनी आखिरी सांस लेते हैं। इसके बाद प्रदर्शन और भी उग्र होने लगता है। दूसरी तरफ क्रांतिकारी संगठन भी एक्टिव हो जाते हैं। इसी बीच सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बर्किनहेड इंडियन लीडर्स को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का चैलेंज दे देते हैं। इनका मानना था कि इंडियंस कभी एक साथ आकर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर सकते। इंडिया के लीडर्स इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसका जवाब कैसे दिया जाता है, आइए जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट। दोस्तों, लॉर्ड बर्किनहेड के चैलेंज के जवाब में फरवरी 1928 में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है और मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की जाती है। तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, मंगल सिंह, अली इमाम, शुआब कुरैशी और GR प्रधान कमेटी के मेंबर्स थे। ये इंडियंस द्वारा देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करने की पहली कोशिश थी। कमेटी अगस्त 1928 तक अपनी रिपोर्ट फाइनल कर लेती है। नेहरू रिपोर्ट की सभी रिकमेंडेशंस एक मत से दी गई थी, सिर्फ एक एस्पेक्ट को छोड़कर, और वो ये था कि मेजॉरिटी मेंबर्स तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस डोमिनियन स्टेटस चाहते थे, लेकिन एक सेक्शन कंप्लीट इंडिपेंडेंस को बेसिस बनाना चाहता था। नेहरू रिपोर्ट की मेजर रिकमेंडेशंस कुछ इस तरह से थीं। सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस की तरह डोमिनियन स्टेटस को इंडियंस की डिजायरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट्स, जिसमें सेंटर में मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व करने का प्रोविजन था। साथ ही ऐसी प्रोविंसेस में भी जहां मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाने का सुझाव भी शामिल था। इसके अलावा 19 फंडामेंटल राइट्स जैसे कि इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और यूनियन फॉर्म करने का राइट भी नेहरू रिपोर्ट रेकमेंड करती है। सेंटर और प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का प्रोविजन, मुस्लिम्स के कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट्स के फुल प्रोटेक्शन के साथ स्टेट का रिलीजन से पूरी तरह डिसोसिएशन भी इनकी रिकमेंडेशंस का हिस्सा था। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन से सभी पार्टी और ग्रुप्स सेटिस्फाई नहीं होते। सबसे पहले तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा रिपोर्ट के अगेंस्ट चली जाती हैं। यहां नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स रखते हैं। इसके अलावा कांग्रेस का यंगर सेक्शन भी नेहरू रिपोर्ट से नाराज होता है। इनके लिए रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का आइडिया एक कदम पीछे ले जाने जैसा था। 1928 में कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया जाता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और बोस कांग्रेस के डोमिनियन स्टेटस के गोल को रिजेक्ट कर देते हैं और मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग सेटअप करते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, एक तरफ यंगर सेक्शन पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को कांग्रेस का गोल बनाना चाहता था। दूसरी तरफ ओल्डर लीडर्स जैसे कि गांधी जी और मोतीलाल नेहरू का मानना था कि डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को इतनी जल्दी खत्म न किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी कंसेंसस बड़ी मुश्किल से कई सालों में जाकर बना था। इसलिए ये लोग सुझाव देते हैं कि गवर्नमेंट को डोमिनियन स्टेटस की डिमांड एक्सेप्ट करने के लिए 2 साल का समय दिया जाए, लेकिन यंगर एलिमेंट्स के प्रेशर बनाने पर इस समय को 1 साल कर दिया जाता है और डिसाइड होता है कि अगर साल के एंड तक गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करती तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की डिमांड के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देगी। अपनी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है और फिर कांग्रेस किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करती है।